नमस्कार सभी को। आज का विषय है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल आदिकाल की परिस्थितियाँ। हम सब जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, जो परंपराएं, स्थितियां, परिवेश, परिवर्तन जो कुछ भी होता है, उसका प्रभाव उस समय के साहित्य पर पड़ता है। उस समय के साहित्य में वीरता, धार्मिकता तथा सामाजिक जीवन की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हमने पहली वीडियो में बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक काल का नाम वीर गाथा काल रखा और इसका समय संवत 1050 से संवत 1350 तक माना था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम आदिकाल रखा और इसकी समय सीमा सन 1000 ईस्वी से सन 1400 ईस्वी तक मानी है। अधिकतर विद्वानों ने आदिकाल की समय सीमा सन 800 ईस्वी से लेकर सन 1400 ईस्वी तक मानी है। इसी समय सीमा को ध्यान में रखकर हम आदिकाल की परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। तो देखें, पहला पॉइंट, राजनैतिक परिस्थितियां। 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता का अंत। हर्षवर्धन के काल में भारत संगठित था, किंतु हर्ष की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। चौहान, चंदोल, परिहार आदि राजपूत राजा आपस में लड़ते रहते थे। लड़ने का कारण अपने राज्य का विस्तार, वीरता दिखाना या किसी सुंदर कन्या को प्राप्त करना था। आगे है अरबों के आक्रमण। भारत के सिंध, पंजाब और राजस्थान पर अरबों के आक्रमण होने लगे। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने इसी समय पर भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए बार बार आक्रमण किया। पृथ्वीराज और जयचंद की आपसी कलह के कारण मोहम्मद गौरी का बार बार आक्रमण उस समय की राजनीतिक हलचल और अस्थिरता को प्रकट करता है। आगे 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी से हारना और मुस्लिम सत्ता की स्थापना। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और 1194 ईस्वी में जयचंद को पराजित करके मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। इस तरह राजपूत राजा संगठित न होने के कारण सत्ता खो बैठे। तो दूसरा पॉइंट है सामाजिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियों का समाज पर बुरा प्रभाव। राजनीतिक एकता भंग होने के कारण समाज पर बुरा प्रभाव पड़ा। राजाओं की वीरता स्वयंवरों में बल प्रदर्शन तक ही सीमित हो गई, यानी वो स्वयंवरों के लिए ही आपस में लड़ने लगे। युद्ध में वीरता के साथ वीर गति प्राप्त करना जन जीवन का अंग बन गया। माताएं ऐसे पुत्र की कामना करती थीं जो जन्म लेने के साथ ही तलवार चलाना शुरू कर दें। आगे सती प्रथा। स्त्री समाज सती और जौहर की प्रथा व्यापक रूप से व्याप्त थी। युद्ध में पराजय हो जाने पर पत्नियां पति के साथ सती हो जाती थीं। आगे है ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान। ब्राह्मणों को समाज में उच्च समझा जाता था। समाज के रीति रिवाजों में कट्टरता थी। दूसरा स्थान क्षत्रियों का था। कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मणों से भी अधिक महत्व क्षत्रियों को दिया जाता था। समाज में तीसरा स्थान वैश्यों का था। इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। आगे बौद्धों तथा जैनियों द्वारा समाज सुधार। इस काल में बौद्धों तथा जैनियों ने समाज सुधार का कार्य किया। उन्होंने अछूत तथा नीच समझे जाने वाली जातियों को भी अपनाया। मुसलमानों के आगमन पर भारतीय जातियों के वर्गों में कुछ एकता की भी भावना आई, किंतु ये कुछ समय तक ही रही। तीसरा पॉइंट, धार्मिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आने पर धार्मिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन हुआ। सम्राट हर्षवर्धन
बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इससे हिंदू धर्म को ठेस पहुंची। इसी समय जैन धर्म के प्रति भी लोगों का झुकाव बढ़ने लगा, लेकिन अभी भी हिंदू धर्म ही प्रमुख था। आगे 12वीं शती में शैव मत व वैष्णव मत का जोर पकड़ना। 12वीं सदी में शैव मत व जैन मत जोर पकड़ने लगा। ब्राह्मण धर्म ने जैन धर्म व बुद्ध धर्म को अपने में लीन करने का वर्षक प्रयास किया, लेकिन इन धर्मों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा। बौद्ध धर्म व जैन धर्म के आगमन से ब्राह्मण धर्म उद्धार होने लगा। अब ब्राह्मण धर्म में भी छोटी छोटी जातियों को सम्मान मिलने लगा। आगे बौद्ध धर्म का शाखाओं में बंटना। कालांतर में बौद्ध धर्म हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान आदि अनेक शाखाओं में बंट गया, परंतु फिर भी बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म पर गहरा प्रभाव छोड़ा। आगे अनेक अंधविश्वासों का प्रचलन। बौद्ध, जैन व हिंदू धर्म में अनेक अंधविश्वास प्रचलित थे। धार्मिक स्थल व्यभिचार, आडंबर और लोभ के केंद्र बन चुके थे। पुजारी, महंत आदि भोग विलास का जीवन जीने लगे थे। आगे इस्लाम का आगमन। दूसरी ओर इस्लाम के आगमन से धार्मिक जगत में एक और परिवर्तन आया, किंतु इसका अधिक प्रचार प्रसार शुरू में नहीं हुआ। आगे है साहित्यिक परिस्थितियां। आदिकाल में यद्यपि चारों ओर अराजकता, अव्यवस्था व अशांति का वातावरण था, परंतु फिर भी इस युग में साहित्य रचना निरंतर होती रही। उस समय के साहित्य में वीरता, धार्मिकता तथा सामाजिक जीवन की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कन्नौज और कश्मीर साहित्य रचना के प्रमुख केंद्र थे। आनंदवर्धन, कुंतक, क्षेमेंद्र, राजशेखर आदि काव्य शास्त्री इस युग में उत्पन्न हुए। संस्कृत के महान कवि जयदेव भी इसी काल में उत्पन्न हुए। अपभ्रंश साहित्य में जैन कवियों ने विशेष योगदान दिया। इसी काल में अपभ्रंश के साथ साथ लोक भाषा में भी साहित्य का निर्माण हुआ। इसे हम देशी भाषा कह सकते हैं। सिद्धू और नाथू ने इस देशी भाषा में साहित्य रचना की। देसी भाषाओं में डिंगल, पिंगल, मैथिली और अवहट भाषाएं शामिल हैं। इन भाषाओं में खुमान रासो, बिसल देवरासो, पृथ्वीराज रासो आदि महान ग्रंथों की रचना की। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में साहित्य रचना की, परंतु संपूर्ण साहित्य का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश साहित्य स्वमीना सुखाय की दृष्टि से ही रचा गया। इस काल के साहित्य में धर्म उपदेश के साथ साथ वीर रस व श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आदिकालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो साहित्यिक परिस्थितियां काफ़ी विकट थी। राजनीतिक दृष्टि से अराजकता व अव्यवस्था थी, सामाजिक दृष्टि से असमानता थी, धार्मिक दृष्टि से कुछ अनुकूल परिस्थितियां थी। इसी कारण धार्मिक साहित्य में सिद्धों, जैनों व नाथों का साहित्य प्रभावशाली बन पड़ा है। आपसी युद्धों व बैरभाव के कारण वीर रस जो प्रधान रचनाएं हैं वो प्रभाव छोड़ती हैं, परंतु उनमें भी वही रचनाएं बच पाई हैं जो जन साधारण में लोकप्रिय थी। परंतु कालांतर में उन रचनाओं में इतना कुछ जोड़ा गया कि वे रचनाएं भी संदिग्ध हो गई। आज इतना ही। धन्यवाद।